हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों आज हम फिर से जो है मैथ पेडागोजी का ये दूसरा वीडियो बनाने वाले हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, तो एक बार हम फिर से आपको बताना चाहते हैं कि जिन बालकों का एकदम से सीटेट की तैयारी नहीं है, खासकर मैथ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मैथ पेडागोजी की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम ऐसे टैग वर्ड्स के बारे में बताएंगे जिन टैग वर्ड्स को देखकर, समझकर, पढ़कर आप अपने जो मैथ पेडागोजी के 15 प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करके उसमें 15 में 15 ला सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बता देते हैं कि इसके पहले जो 15 प्रश्न लगाने वाले आते हैं उसको भी मैंने बहुत आसानी से जो पढ़ाया हुआ है, आप पीछे जाकर वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज ये हमारा जो है दूसरा मैथ पेडागोजी का जो है लेक्चर है। इसके पहले मैंने जो है टॉपिक वाइज में बता रहा हूँ इसके पहले हमने जो है इसमें गणित की प्रकृति, गणित का महत्व क्या है, गणित के उद्देश्य क्या है, ये हमने बताया था। आज हम इसमें बताने वाले हैं दूसरे लेक्चर में गणितीय चिंतन के बारे में। तो दोस्तों हम बता दें आपको कि गणितीय चिंतन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अभिसारी चिंतन होता है और एक अपसारी चिंतन होता है। और ये वीडियो आप ऐसा मत सोचिएगा केवल प्राइमरी के लिए या केवल जूनियर के लिए, दोनों लोगों के लिए है, ठीक है। तो उसमें बात करते हैं। अब देखिए अभिसारी चिंतन में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभिसारी चिंतन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका प्रकार जो होता है वो होता है बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं, और अपसारी चिंतन में जो प्रश्न आते हैं वो होते हैं खुले मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं। सबसे पहला जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। इसके बाद अब हम आपको ये बता दें कि बंद अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं। एक ऐसा प्रश्न जिसका केवल और केवल एक उत्तर होता है, ऐसे प्रश्न को हम कहते हैं जैसे बंद अंत वाले प्रश्न। जैसे मान लीजिए हमने 2 को और 6 को ऐड कर दिया, तो हम पूछेंगे बताइए इसका उत्तर क्या है। तो अब सिंपल सी बात है कि इसका एक ही उत्तर प्राप्त होगा 8। लेकिन अगर हम कह दें कि यहां पर बताइए ऐसे 2 अंक बताइए जिसको हम ऐड कर दें तो एडिशन हमको क्या मिले, 10 मिले, तो आप कहेंगे इसमें अब एक पर्टिकुलर आंसर नहीं दिया जा सकता है। इसमें आप कह सकते हैं 1 और 9 को जोड़ देते हैं हम, 2 8 को जोड़ देते हैं हम, 6 और 4 को जोड़ देते हैं, तो कई सारे ऐसे जो है मतलब उत्तर इसके प्राप्त होंगे। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा आई होप आपको कि बंद अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं और खुले मुक्त अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है, वो ये पूछ लेता है कि प्रतिभाशाली बालकों का चिंतन कैसा होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कैसा होता है, उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आप ध्यान रखेंगे जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका चिंतन कैसा होता है, अभिसारी चिंतन होता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि जो है सृजनशील बालकों का चिंतन कैसा होता है, तो आप बताएंगे कि सृजनशील बालकों का जो चिंतन होता है वो कैसा होता है, अपसारी होता है। अपसारी चिंतन के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं वो खुले मुक्त अंत वाले होते हैं, और अपसारी चिंतन के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। आई होप आपको आज ये डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा कि अपसारी चिंतन और अपसारी चिंतन क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि गणित की भाषा कैसी होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चीज़ आप जान लीजिए कि गणित की भाषा कैसी होती है। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट लिखा है, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गणित स्वतः एक भाषा है। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, ये सब एक भाषा है, वैसे ही गणित स्वतः एक भाषा है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में एकदम बैठा दीजिए कि गणित क्या है, स्वतः एक भाषा है, ठीक है, जो विभिन्न चिन्हों व नियमों से होकर चलती है। जैसे आपने देखा होगा इसमें विभिन्न चिन्ह होते हैं, इसका विभिन्न नियम होता है कई सारे, ठीक है। चिन्ह में जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, कई सारे सिंबल्स आपने देखा होगा। तो ये कई चिन्हों और नियमों से होकर चलती है। और खास बात इसमें क्या है कि गणित क्या है, स्वतः एक भाषा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, गणित की भाषा सामान्य भाषा के रूप में ही होती है, ठीक है, एकदम नॉर्मल होता है, ठीक है, सामान्य भाषा होती है। जैसे बताइए कि जो है मतलब एक कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हम मार्केट गए, वहाँ पर हमने जो है 1 किलो चीनी खरीदा, 2 किलो चीनी खरीदा, तो कुल कितने हो गए, नॉर्मल सा एकदम भाषा होता है, एकदम सामान्य रूप से। अर्थात ज्ञानार्जन के लिए हमें किसी अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता नहीं है। अर्थात अगर हमें गणित का ज्ञान लेना है तो इसके लिए हमें किसी अतिरिक्त भाषा की जरूरत नहीं है कि हमें पर्टिकुलर इंग्लिश आएगी तभी हम गणित सीख पाएंगे, ठीक है, पर्टिकुलर हमें हिंदी आएगी तभी हम गणित सीख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब किसी अतिरिक्त भाषा की जो है जरूरत पड़ेगी इसको सीखने के लिए, नहीं। ये अपने आप में, चूंकि ये स्वतः अपने आप में एक भाषा है, तो आपको गणित पढ़ने के लिए किसी और भाषा के जो है ज्ञान की जरूरत नहीं है। फिर भी आप क्या कर सकते हैं, गणित को सामान्य रूप से सीख सकते हैं। ये दोनों ही टॉपिक जो है गणित की भाषा से रिलेटेड है और दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर गणित की भाषा के कुछ और अंग होते हैं जिनके माध्यम से ही हम गणित को जो है, गणित भाषा को, गणित शिक्षण को जो है ग्रहण कर सकते हैं। उसमें जो पद आते हैं उन पद का ये क्रम भी है। तो पहले बता देते थे कौन कौन सा पद है इसमें, तो पद कह रहे कौन कौन से अंग हैं इसमें। तो गणित की भाषा के जो प्रमुख अंग हैं वो है, पहला नंबर पर आता है पद, उसके बाद प्रत्यय, फिर तीसरे नंबर पर सूत्र, चौथे नंबर पर सिद्धांत और पाँचवें नंबर पर आता है चिन्ह। अर्थात इन सबको मिलाकर ही हम गणित शिक्षण की भाषा को जो है क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं और फिर हम गणित शिक्षण को जो है ग्रहण कर सकते हैं। तो ये जो है कभी कभी इनका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे कि इनका ये सीक्वेंस है। इसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण आज के लेक्चर के बारे में जो हम आपको बताने वाले हैं वो एक जो है मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पामेला लाइबैक्स। इन्होंने गणित शिक्षण को पढ़ने का एक सीक्वेंस दिया, ठीक है, एक सीक्वेंस बताया कि मतलब कि गणित शिक्षण को अगर हमें पढ़ना है तो हर किसी चीज़ का एक सीक्वेंस होता है किसी काम को करने का। जैसे आपकी रूटीन डेली का जो दिनचर्या होता है, आप सुबह उठते हैं, फ्रेश हुए, नहाए धोए, फिर उस तरीके से आप करते हैं। उसी तरीके से गणित शिक्षण को अगर आपको सीखना है तो उन्होंने बताया कि इसका क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है। अगर इस क्रम के माध्यम से हम बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्चे को सिखाएंगे तो उसको गणित शिक्षण को जो है समझाना, बताना जो है बहुत ही आसान होगा, ठीक है। तो उन्होंने इस शिक्षण को जो है बताने का जो सीक्वेंस बताया, इस सीक्वेंस के लिए उन्होंने एक फार्मूला बनाया। उस फार्मूले को कहते हैं एलिप्स, एल्प्स कहते हैं, ELPS, एल्प्स। अब यहाँ पर हमने जैसे कि लिखा है, देखिए क्या है, इसका सूत्र है, फार्मूला है। तो एल्प्स में ये क्या है, इसमें यहाँ पर सबसे पहले हम बता देते हैं इसका फार्मूला, मतलब कि इसके जो है एक्सटेंडेड फॉर्म क्या हो जाएंगे। जैसे E फॉर हो जाएगा एक्सपीरियंस, उसके बाद L फॉर हो जाएगा लैंग्वेज, P फॉर हो जाएगा पिक्चर और S फॉर हो जाएगा सिंबल। अब हम आइए एक एक करके समझाते हैं कि कैसे जो है इन्होंने इस क्रम को बताया, क्या बताया इसके बारे में। तो एक्सपीरियंस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे आप किसी बच्चे को गणितीय शिक्षण को जो है गणित की शिक्षा दे रहे हैं, गणित शिक्षण पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव कराएंगे उसका। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ये एक 2D डायग्राम है, सॉलिड में ये भी आता है। अब मान लीजिए कि सबसे पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज को अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है तो ये एक ठोस वस्तु है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस बालक को इसका अनुभव कराएंगे, इसका एक्सपीरियंस कराएंगे, ठीक है। जब बच्चा इसका अनुभव, ट्रायंगल का अनुभव कर जाएगा, ट्रायंगल को जो है एक्सपीरियंस कर लेगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे स्टार्ट होगा उसका लैंग्वेज, अर्थात क्या है, ठोस वस्तुओं के प्रयोग के समय बच्चों से बातचीत करना। तब जब आप इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर उसका अनुभव करा दिया है, तब जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो फिर वहाँ पर बताएंगे कि इसमें जो है साइड्स होते हैं, इसमें एंगल्स होता है, ठीक है, और भी जो ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप बताएंगे। इसके बाद पिक्चर की बात आती है तीसरे नंबर पे, P फॉर पिक्चर, चित्र दिखाकर गणितीय अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। अर्थात अब जब भी जो है बच्चे को अगले स्टेप पे ले जाएंगे तो उसको चित्र दिखाएंगे और इससे रिलेटेड जो भी गणितीय अवधारणा होगी वो बच्चों को उसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर कराएंगे। और लास्ट नंबर पे आ जाएगा आपका S, मतलब सिंबल या साइन। शिक्षक बच्चों को चिन्हों का बोध कराते हैं, अर्थात उसके बाद शिक्षक क्या करते हैं, चिन्हों का बोध कराते हैं। अर्थात कि चिन्हों का बोध कराने का मतलब है कि उसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, इससे रिलेटेड जो भी होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप इसका पेरीमीटर निकालना होता त्रिभुज का, तो त्रिभुज का पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का योग। तो अब लास्ट में क्या होगा, सिंबल, अर्थात सिंबल के माध्यम से कहेगा। जैसे मान लीजिए इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, तो परिमाप निकालने के लिए क्या बताएगा वो, चिन्हों के माध्यम से भैया तीनों को भुजाओं का योग कर दीजिए। और इस तरीके से जो है यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या किया, चिन्हों का प्रयोग किया। तो पामेला लाइबैक ने एक जो है गणितीय शिक्षण को बताने का, पढ़ाने का एक सीक्वेंस दिया। सीक्वेंस में उन्होंने एक सूत्र बताया जिसको कहते हैं एल्प्स, E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर एंड S फॉर सिंबल। तो दोस्तों 2 लेक्चर में हमने पूरा का पूरा पैडागॉजी, मैथ का पैडागॉजी हमने क्लियर खत्म कर दिया है। अब दोस्तों हम आगे आपको आज ही बता देते हैं कि अब हम आपको जो है EVS, आपका EVS भी नहीं तैयार होगा तो आप एकदम बेफिक्र हो जाइएगा। इसके पहले मैंने पैडागॉजी के बारे में क्या कहते हैं CDP का जो पैडागॉजी होता है उसको मैंने पढ़ा ही दिया है। एक बार आप पीछे जाकर वीडियो को देखिएगा और गणित के वीडियो को देखिएगा। अब बचा है EVS, तो EVS की जो है हम टैग वर्ड्स के साथ इसको जो है ईजिली ख़त्म कर देंगे और उसके बाद हिंदी जैसा जिसका लैंग्वेज होगा, भाषा होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।